हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग हमारे चैप्टर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स का सिनॉप्सिस करेंगे दी अल्टीमेट क्रैश कोर्स में, और उसका जो है हम लोग आज पार्ट 1 करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स है, रोटेशनल डायनेमिक्स में दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट में सर्कुलर मोशन पढ़ाया गया है और दूसरे पार्ट में रोटेशनल मोशन पढ़ाया गया है। तो आज हम लोग पहले क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन को कवर करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, रोटेशनल मोशन के पार्ट पे चलते हैं। तो आइए सबसे पहले सर्कुलर मोशन के हम लोग सिनॉप्सिस, उसके फॉर्मूलेज, शॉर्ट में क्रिस्प थ्योरीज सब मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं उसको। तो सबसे पहले पार्ट 1 में हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन के बारे में देखेंगे। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग दी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। जो शीट है सिनॉप्सिस की वो ऑलरेडी मैंने ऐप पे प्रोवाइड कर दी है, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सर्कुलर मोशन जो है वो क्या होता है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग दी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। कोई पार्टिकल अगर क्या करे, सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलोंग क्या करता है, मूव करता है, तो हम कहेंगे वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। पार्टिकल की बात की है मैंने, बॉडी की बात नहीं की है मैंने। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले पार्टिकल का हमको क्या करना है, उसके पैरामीटर्स को मेजर करना है, उसकी फिजिकल कोर्स से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। अब अगर उसको मेजर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ जाता है तो कुछ ना कुछ एंगल कवर करता है। इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, इस एंगल को अपन बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला पार्टिकल जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा तो कुछ ना कुछ एंगल कवर करेगा। उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा। अब एंगल जो है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, इसके बदलने की रफ्तार क्या है, ओमेगा, उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आएगी। जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है बिल्कुल वैसी एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो ओमेगा क्या चीज़ है, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आपको क्या बताता है, थीटा के बदलने की रफ्तार बताता है। अब अगर ओमेगा भी बदल रहा है तो ओमेगा के बदलने की रफ्तार जो होता है वो होता है अल्फा, उसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 बेसिक पैरामीटर्स आपको बता दिए मैंने। पार्टिकल जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएगा तो कुछ ना कुछ एंगल कवर करेगा, उसको क्या बोलेंगे, एंगल डिस्प्लेसमेंट। एंगल किस रफ्तार से बदल रहा है उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी के बदलने की जो रफ्तार होगी उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। और भी पैरामीटर्स होते हैं इसके पास, मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। पहले मैं 3 पैरामीटर्स के बारे में थोड़ी और चर्चा करता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सब देख लिया, इसको रिवाइज कर लिया, पक्के तौर पे फॉर्मूलेस को याद कर लिए, तो बहुत आसानी से आप लोग क्या करेंगे, इंशाल्लाह निकाल लेंगे इसके सवालों को। तो आपके पास थीटा है, ओमेगा है और अल्फा है। ठीक है ना। थीटा क्या है, थीटा आपका है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना। और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। थीटा जो है इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, थीटा क्या है, एंगल है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या फॉर्मूला होता है उसका, आर्क अपॉन रेडियस। पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, पार्टिकल अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया तो कुछ ना कुछ आर्क कवर करेगा ना। ये आर्क लेंथ क्या होता है, एस, और ये रेडियस क्या है, आर। तो एस अपॉन आर क्या होता है, थीटा होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखिएगा, अगर बहुत ही छोटा है, इनफाइनेटेसिमल है, तब वो क्या है, वेक्टर है। इनफाइनेटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है। लेकिन अगर वो फाइनाइट है तो वो क्या है, स्केलर है। ध्यान रखेंगे आप लोग, वो वेक्टर नहीं होता। तो अगर फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वो एक स्केलर है, इनफाइनेटेसिमल है तो वेक्टर है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ अपने को समझ में आ जाती है। इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन दिया जाता है राइट हैंड थंब रूल से। डायरेक्शन कैसे दिया जाता है, राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अगर पार्टिकल इस सेंस में क्या कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है मान लेते हैं, तो क्या होगा, आप क्या करो, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को लो, ये 4 फिंगर्स, इनको उस डायरेक्शन में क्या करो, कर्ल करो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है। तो पार्टिकल किस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो इस सेंस में रिवॉल्व कर रहा है, तो ऐसे मैंने क्या कर दिया, घुमाया, तो जो आउटस्ट्रेच थंब होगा ना वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देगा। समझ में आ गया। पार्टिकल ऐसे घूमता तो ये होता। समझा, क्लियर हो। बहुत सिंपल है। जैसे पार्टिकल घूम रहा है उस सेंस में क्या करो, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो, तो आउटस्ट्रेच थंब आपको क्या करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन आपको क्या करेगा, देगा। एंगुलर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में क्या ट्विस्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। क्लियर हो गया। तो इनका डायरेक्शन कैसे होगा, राइट हैंड थंब रूल से। लेकिन डायरेक्शन कब होगा, जब वो इनफाइनेटेसिमल होगा, तभी वो वेक्टर है, तभी डायरेक्शन की बात होगी। ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का नोटेशन क्या है बच्चों, ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला है, देखो सबसे पहले ओमेगा जो है इसके 2 पार्ट्स कर लेते हैं। ओमेगा एक होगा ओमेगा एवरेज,
एक होगा ओमेगा इंस्टेंटेनियस। समझ में आ गया। ओमेगा एवरेज का मतलब क्या होता है, ओमेगा एवरेज मतलब जिसमें इंटरवल थोड़ा सा बड़ा है। तो ओमेगा एवरेज का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ मैं, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। क्या फॉर्मूला है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। और जब इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो इंटरवल छोटा होगा तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज डी थीटा बाय डी टी। समझ में आ गया। और एक बात, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एंगल है, एंगल का यूनिट क्या होगा, रेडियन होगा। जब हम लोग फिजिक्स में मैकेनिक्स में खासकर डील करते हैं तो एंगल्स को हम लोग क्या करते हैं, रेडियन में रखते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका थीटा का तो होगा रेडियन और टाइम का होगा सेकंड, तो यूनिट क्या बनेगा, यूनिट बनेगा रेडियन पर सेकंड। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात का। तो ओमेगा क्या होता है, एवरेज ओमेगा, और एक होता है इंस्टेंटेनियस ओमेगा। ये स्केल, ये छोटा हो बड़ा हो यानी फाइनाइट हो इनफाइनिटेसिमल हो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसका डायरेक्शन कैसे दिया जाता है, राइट हैंड थंब रूल। और जो डी थीटा बार का डायरेक्शन होगा वही ओमेगा बार का डायरेक्शन होगा, दोनों पैरेलल होंगे। यानी जो डी थीटा बार का डायरेक्शन, अगर ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो ये डायरेक्शन में अगर क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वही डायरेक्शन में क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा। ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड, ये आपको समझा दिया मैंने और बाकी चीज़ें इसकी आपको बता दी मैंने, ठीक है ना। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे क्या है, इसके बाद जो है अभी हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन की चर्चा करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन भी ऐसे ही है बिल्कुल। क्या होगा, एक होगा आपका एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज होगा, और एक क्या होगा आपका इंस्टेंटेनियस होगा, ठीक है ना। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा एवरेज का, वो होगा डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। और ये क्या होगा इंस्टेंटेनियस का, ये होगा आपका डी ओमेगा बाय डी टी। एवरेज इंस्टेंटेनियस में होप फर्क पता होगा, नहीं पता तो एटलीस्ट इतना याद रखो। एवरेज मतलब जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटरवल बढ़ा लेते हैं, टाइम इंटरवल बड़ा है, टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। इसका यूनिट क्या बनता है, इसका होता है रेडियन पर सेकेंड, और टाइम का क्या होगा, पर सेकेंड, तो क्या बनेगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया, ध्यान रखेंगे इसका आप लोग। तो अल्फा भी आपको बता दिया मैंने कि अल्फा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के बदलने की रफ्तार क्या है, ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बदलने की रफ्तार क्या है। अल्फा बार भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका डायरेक्शन कैसे दिया जाता है, इसका डायरेक्शन भी राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है। ध्यान रखिएगा अब मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ओमेगा बढ़ रहा है, अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो अल्फा बार उसी के डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी घट रही है तो अल्फा बार उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अल्फा बार का जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। समझ में आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो आपको ये समझाया मैंने कि अगर कोई पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो पार्टिकल कुछ ना कुछ एंगल कवर करेगा, उस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। फिर एंगल के बदलने की रफ्तार क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। एंगुलर वेलोसिटी के बदलने की रफ्तार क्या होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। अब मैंने आपको उसके फॉर्मूलेस बता दिए, उनके यूनिट्स बता दिया, स्केलर के वेक्टर बता दिया, और अगर वेक्टर है तो कौन से रूल से उसका डायरेक्शन बताएंगे वो भी आपको समझा दिया मैंने। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए मेरे साथ पे रिपीट करिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है क्या होता है, बेसिकली एंगल होता है, उसका यूनिट क्या बनेगा, रेडियन बनेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर है कि वेक्टर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइनाइट है तो स्केलर है, इनफाइनिटेसिमल है तो वेक्टर है। समझ आ गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर बहुत छोटा है तो वेक्टर है, तो अगर उसका वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन कैसे देंगे, राइट हैंड थंब रूल से देंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, जिस सेंस में पार्टिकल रोटेट कर रहा है उस सेंस में क्या करो, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो, तो आपका जो आउटस्ट्रेच थंब होगा वो आपको क्या देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देगा। समझ में आ गया। अपने घर के फैन पे क्या करो, इसको अप्लाई करो और देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बदलने की रफ्तार क्या है। उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एवरेज, एक होता है इंस्टेंटेनियस। एवरेज कब होगा, जब इंटरवल बड़ा होगा। इंस्टेंटेनियस कब होगा, जब इंटरवल छोटा होगा। फिर वेक्टर है, राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन देंगे, लेकिन थीटा बार और ओमेगा बार का डायरेक्शन सेम होगा। ये आपको समझा दिया मैंने। डायरेक्शन पे चर्चा करो। डायरेक्शन अल्फा बार ओमेगा बार के डायरेक्शन में कब होगा, जो ओमेगा बार बढ़ रहा है। ओमेगा बार का डायरेक्शन अगर क्या होगा, अगर ओमेगा बार कम हो रहा है तो अल्फा बार का डायरेक्शन क्या होगा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अभी आपका जो फैन चल रहा है आपके घर में, उसमें अल्फा बार का डायरेक्शन क्या है, उसमें अल्फा बार का डायरेक्शन 0 है। क्यों, क्योंकि फैन कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना। चलो भी, अब मैं एक इमेजिन कर रहा हूँ या ये अज्यूम कर रहा हूँ कि वो कंटिन्यूसली चल रहा है, ऑन या ऑफ नहीं किया आपको आपने उसको, ठीक है। चलो भाई, तो ये आपको समझा दिया मैंने। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके पास 3 पैरामीटर्स तो डेफिनेटली होंगे। कौन कौन से, एक होता है अपना थीटा, एक होता है ओमेगा, एक होता है अल्फा। लेकिन अभी ध्यान रखिए, सिर्फ 3 नहीं होते, और भी होते हैं, उसी के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ मैं। ध्यान से सुनोगे ना, पूरा याद करा दूंगा आपको इसी में, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो भाई, अब क्या अपने पास ये समझ में आ गया कि कोई पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो उसके पास क्या होता है, थीटा होता है, ओमेगा होता है, अल्फा होता है। उसके पास वेलोसिटी भी होती है।
ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके पास क्या होती है, वेलोसिटी भी होती है। वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, और वेलोसिटी का कुछ ना कुछ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो उसके बाद वेलोसिटी भी होती है, उसके पास एक्सेलरेशन भी होता है। बोलेंगे ये तो एक्सेलरेशन था, ये एंगुलर एक्सेलरेशन था, एंगल वाला एक्सेलरेशन, ये लीनियर एक्सेलरेशन है। अब लीनियर एक्सेलरेशन के दो टाइप होंगे, लीनियर मतलब मैं नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, उसके दो टाइप होंगे, एक को बोलेंगे सेंट्रीपिटल, एक को बोलेंगे टेंजेंशियल। अभी मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें उसके पास बेसिक तौर पे होती हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसी का करस्पॉन्डिंग जो फोर्स होगा उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसके करस्पॉन्डिंग फोर्स को बोलेंगे टेंजेंशियल फोर्स। अब ये टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन कब नहीं होगा, कौन से केस में नहीं होगा, वो मैं आपको बताऊंगा, पहले थोड़ी सा सब्र कर लो। अभी क्या है, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये तीन तो अपन ने देख लिया, अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले पार्टिकल के पास हर पॉइंट पे क्या होता है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है। हर पॉइंट पे क्या होती है, वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी भले उसका मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। समझ में आ गया अपने को, कैसा समझ में आया। एक आप लोग पत्थर लो, उसको धागे से बांध दो, उसके बाद घुमाओ, इसको यहाँ से काट दो, ये पॉइंट पे, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। इस डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी तभी जा पा रहा है वो, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग दी टेंजेंट होता है। अब ये वेलोसिटी जो है, इसका मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। ये वेलोसिटी का अगर मुझे क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा। डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब चाहिए तो मैं डेरिवेशन भी करा देता हूँ, कैसे करेंगे, बहुत आसान है। हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, एस अपॉन आर। यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल गया, कितना आर्क लेंथ कवर किया, एस, कितना रेडियस इसका, आर, एस अपॉन आर। एस इक्वल्स टू क्या होगा, आर थीटा, डिफरेंशिएट कर दो, डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होगा, आर डी थीटा बाई डी टी। डी एस बाई डी टी इज वी, डी एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज लीनियर वेलोसिटी। आर, उसके बाद डी थीटा बाई डी टी, ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। इतनी आसानी से इसको डिराइव कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये जो आपकी स्पीड आई, स्पीड मतलब क्या, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आया, आप लोग ये लिखेंगे उसको v इक्वल्स टू आर ओमेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये आपको मैंने समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे क्या है, अब मुझे आपको ये समझाना है कि बेसिकली, अच्छा उससे पहले एक और चीज़ बताऊं मैं, एक्सेलरेशन तो समझाना ही है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, भले इसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड हो। हर पॉइंट पे कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, 4 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होने की वजह से हम लोग कहेंगे कि ये कैसा मोशन है, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। सर्कुलर मोशन चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, वो कभी भी अनएक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता, वो हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्यों, भले स्पीड कॉन्स्टेंट है, लेकिन हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होगा। पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये बिल्कुल बकवास स्टेटमेंट है। उसकी वेलोसिटी कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज होगा मतलब वेलोसिटी बदलेगी, भले उसकी स्पीड कांस्टेंट है। अब उसके बाद अगर वेलोसिटी बदल रही तो उसके बाद एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन के ऊपर चर्चा करते हैं, आइए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। अब जब कोई पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले पार्टिकल के पास क्या होता है, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ पार्टिकल गया, ये वेलोसिटी, फिर ये डायरेक्शन में वेलोसिटी v1 बार, फिर ये क्या आपका v2 बार, ये आपका क्या है, ये आपका थीटा है, इस तरीके से। और ये आपका क्या है, ये आपका आर्क लेंथ है, ये आपका क्या है, आर्क लेंथ है, ये s है, और ये क्या है आपका r है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। आगे की बात इसमें क्या है, जो आपका लीनियर एक्सेलरेशन, ये आपको समझना पड़ेगा। ये जो आपका पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन है, इसके पास दो एक्सेलरेशन होते हैं। एक होता है सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन AC, और एक होता है टेंजेंट की तरफ एक्सेलरेशन, को बोलते हैं AT। समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले पार्टिकल के पास 3 एक्सेलरेशंस होते हैं। 3 कहाँ से आ गए, अरे भाई एक एंगुलर एक्सेलरेशन है, एक एंगुलर एक्सेलरेशन, समझ में आ गया। एक कौन सा है, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक टेंजेंट की तरफ कौन सा होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया, आई होप आपको ये समझ में आता होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों का जो रिजल्टेंट बनता है, ये वाला टेंजेंशियल और ये वाला आपका क्या है, सेंट्रीपिटल, ये दोनों का जो रिजल्टेंट बनता है, इसको बोलते हैं A नेट। ये लीनियर एक्सेलरेशन, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, इन दोनों का क्या होता है, वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है। आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये आपका क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, आपका नेट एक्सेलरेशन होता है। अब ध्यान से सुनिए, जो आपका A नेट होता है ना बच्चों, वो 2 चीज़ों से बना है अभी, AC बार प्लस AT बार से बना हुआ है। अब ये जो AC है ना,
ये डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्पॉन्सिबल, या सीधा शॉर्ट में लिखता हूँ, ये डायरेक्शन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डायरेक्शन चेंज के लिए। और AT जो होता है वो क्या होता है, स्पीड चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या है, पार्टिकल को मोड़ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है, पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाना या घटाना। समझ आया, क्लियर हो गया? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। A-net का काम क्या है, पार्टिकल के डायरेक्शन को चेंज करना, पार्टिकल को मोड़ते जाना। और AT का काम क्या है, पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाना या घटाना, ये इसका काम होता है। समझ आया, क्लियर हो गया? तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास कितने टाइप के, मुझे बताइए, पैरामीटर्स होते हैं? उसके पास कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे थीटा, ओमेगा, अल्फा। उसके बाद उसके बाद लीनियर स्पीड भी होती है, उसके बाद वेलोसिटी भी होती है, उसके बाद एक्सेलरेशन भी होता है। टोटल कितना एक्सेलरेशन है? 3 एक्सेलरेशन। कौन कौन सा? एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ में आता है, क्लियर हो गया? सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का रिजल्टेंट क्या है आपका? A-net है, ध्यान रखेंगे आप लोग उसका, ठीक है? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको मैंने समझा दिया। अब उसके बाद जो है अपन आगे बढ़ते हैं, आइए। चलिए, तो अब जो है यहाँ तक आपको समझा दिया मैंने। आपको मैंने स्पीड के बारे में बता दिया, अब मैं वेलोसिटी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लूँ। स्पीड, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और अगर उसकी स्पीड निकालनी है हमको, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? V = R ओमेगा। ये कौन सा फॉर्म है बच्चों? ये स्केलर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? स्केलर फॉर्म है। इसका वेक्टर फॉर्म होता है V bar = ओमेगा बार क्रॉस R बार। ये कौन सा फॉर्म है? ये इसका वेक्टर फॉर्म है। समझ में आ गया? तो ये इसका स्केलर फॉर्म है और ये इसका क्या है? वेक्टर फॉर्म है। अगर अपन क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें वेलोसिटी को, तो ये हो जाएगा dv बार बाई dt, और ये क्या हो जाएगा? d/dt ऑफ, बताइए क्या होगा? ओमेगा बार क्रॉस R बार, ये आपका होगा। समझ में आता है? इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है, यह सीक्वेंस चेंज आप नहीं कर सकते, ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज़ का। dv बार बाई dt पूरी वेलोसिटी है, तो ये आपका नेट एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना? ये क्या होगा? इसको u इंटू वी लगाएंगे, तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v कौन है अभी? देखो, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v हो गया, प्लस v कौन है? R बार है। R बार को पहले मत लिख देना, अगर वो बाद में है तो बाद में आएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। समझ में आया? क्यों? क्रॉस प्रोडक्ट है, आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। तो ये जाएगा ओमेगा बार क्रॉस dr बार बाई dt, क्या होगा? ये आपका v बार होगा, और ये आपका जो है d ओमेगा बार बाई dt जो होगा, ये आपका क्या होता है? अल्फा बार, ये आपका R बार है, ये आपका A-net है। तो A-net देखो दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है। ये जो ओमेगा बार क्रॉस v बार है ना, ये आपका AC बार है, और जो अल्फा बार क्रॉस R बार है ना, ये आपका क्या है? AT बार है। यही आपका क्या है? नेट एक्सेलरेशन है बच्चों। तो नेट एक्सेलरेशन के लिए आपको देखो दो चीज़ें बताई थी मैंने, दो एक्सेलरेशन से मिलके बना है, उसको मैथमेटिकली बता दिया, फॉर्मूला भी आपको बता दिया मैंने। अब एक एक करके और फॉर्मूले इसके बताता हूँ। AC का अपन ने क्या पढ़ लिया बताइए? AC का अपन ने वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया, ओमेगा बार क्रॉस v बार, है ना? ये अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद जो है इसका जो है स्केलर फॉर्म क्या होगा? ये हो जाएगा v ओमेगा। जो स्केलर में है ना, वेक्टर में उसका उल्टा है। स्केलर में क्या बताया आपको मैंने? स्केलर में बताया v ओमेगा, तो वेक्टर में क्या होगा? ओमेगा बार क्रॉस v बार होगा। अब जो है v को क्या लिख सकते हैं? R ओमेगा लिख सकते हैं, R ओमेगा। तो ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा R ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका AC हो जाएगा, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, ओमेगा v इक्वल्स टू क्या होता है? R ओमेगा, तो ओमेगा क्या होगा? v बाय R। तो AC के फॉर्मूले में v, और ये क्या हो जाएगा? v बाय R, तो ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाय R। ये अपना क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ आया? क्लियर हो गया? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के आपको मैंने फॉर्मूले बता दिए। क्या फॉर्मूला है? v ओमेगा, R ओमेगा स्क्वायर, और एक फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर बाय R। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको मैंने समझा दिया है। अब इसके बाद जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है वो? R अल्फा। समझ में आ गया? R अल्फा, और एक भी लिख सकते हैं इसको, dv बाई dt। dv, इसमें v क्या है? इसमें स्पीड है v। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड आप लोग बोलते हो ना, क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये क्या होता है? वो तो आपका एक्सेलरेशन होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये dv बाई dt ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया? तो सारे फॉर्मेट्स आपको बता दिए मैंने। अब जो है इसका रिजल्टेंट निकालने बता देता हूँ, कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं। आइए उसको देखते हैं भैया। तो अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो
सर्कुलर मोशन अगर वो परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल, तो हम लोग जानते हैं कि उसके पास क्या होता है, उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है, उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है। आगे ये तो जनरल बता रहा हूँ मैं, आगे जाके बताऊंगा कुछ ऐसा भी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन होता है जिसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है। क्यों, अभी समझाता हूँ आगे जाके। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा ए नेट। तो ए नेट आप कैसे निकालेंगे, ए नेट का मैग्नीट्यूड, तो अंदर रूट ऑफ फॉर्मूला पता है अपने को, क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझ में आ गई, हम लोग जानते हैं। तो ये जो है इसको समझने की कोशिश करो, हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस 2ac इंटू ए टी, और ये क्या होगा cos 90, दोनों में एंगल कितना है 90। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, एंगल 90 है, cos 90 क्या होता है 0 होता है, ये खत्म। तो ए नेट क्या बनेगा, ए नेट का जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है वो क्या बनेगा, वो बनेगा अंडर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए सी। ए सी क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आर ओमेगा द होल स्क्वायर, प्लस ए टी क्या होता है, ए टी होता है आर अल्फा द होल स्क्वायर। अल्फा तो होता है, अभी बताया था आपको मैंने। और एक भी फॉर्मेट इसका लिख सकते हैं, और एक फॉर्मेट क्या होगा ए सी का, और एक क्या है वी स्क्वायर बाय आर द होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी द होल स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ में आ गया, इसको और सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके बाकी चीज़ें आप लोग निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, आर स्क्वायर को बाहर ले लो तो ओमेगा स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग जो भी बनेगा वो, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको मैंने समझा दिया है, ये इसका डायरेक्शन भी आपको बता दिया मैंने, और बाकी चीज़ें इसकी कवर कर ली, ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपको मैंने क्या क्या बताया, बताइए कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके कौन कौन सी चीज़ें बताइए। बेसिक चीज़ें, काइनेटिक एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है, लेकिन वो निकाला जा सकता है। बेसिक चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए उसकी क्या है, कौन कौन सी चीज़ें उसके पास थीटा है, ओमेगा है, अल्फा है, उसके पास लीनियर स्पीड है, उसके पास वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, उसके बाद एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन भी दो टाइप के हैं, एसी और एटी। एसी का काम क्या है, स्पीड, एसी का काम क्या है डायरेक्शन चेंज करना, एटी का काम क्या है स्पीड चेंज करना। समझा, क्लियर हो गया। सबके फॉर्मूले आपको बता दिए मैंने, बाय हार्ट करने फॉर्मूले। अब जो है अपन मुद्दे पे आते हैं। अब जो है, अब सर्कुलर मोशन के टाइप्स में आपको बताता हूँ। सर्कुलर मोशन के बच्चों दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं सर्कुलर मोशन का, एक होता है यूसीएम, एक होता है आपका नॉन यूसीएम। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक क्या होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आइए ज़रा डिस्टिंक्शन के फॉर्म में कराता हूँ तो ज़्यादा आसानी होगी आपको। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये आपको बता देता हूँ मैं इसमें। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा सर्कुलर मोशन होता है जो स्पीड ऑफ द पार्टिकल जो होती है ना, स्पीड ऑफ द पार्टिकल लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ द पार्टिकल वो कांस्टेंट होती है। हर पॉइंट पे स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। उसको क्या बोलते हैं आप, वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें स्पीड ऑफ द पार्टिकल, वीपी बोलता हूँ मैं, वीपी इज नॉट कांस्टेंट। इसमें स्पीड ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट नहीं होता है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ध्यान रखेंगे आप लोग, एसी क्या होता है, एसी जो है आपका वो, या ऐसे बता दूँ मैं आपको, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ क्या होगा एसी होगा, यहाँ क्या होगा एटी होगा। ध्यान रखिए स्पीड कांस्टेंट है, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही। एटी का काम क्या है, स्पीड को चेंज करना। अब स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है तो एटी इसमें क्या होगा, ज़ीरो होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एटी क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्यों, क्योंकि एटी यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है, स्पीड को बढ़ाना घटाना, लेकिन स्पीड तो कांस्टेंट है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जब नेट एक्सेलरेशन हम लोग लिखेंगे वो क्या होता है, ए सी बार प्लस एटी बार। तो एटी बार तो ज़ीरो है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचता है, ए सी बार। तो इसमें जो नेट एक्सेलरेशन बनता है वो क्या होता है, ए सी बार। तो ए नेट का जो अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो क्या होगा, आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाय आर या फिर वी ओमेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वही क्या होगा, उसका नेट एक्सेलरेशन होगा। समझ आया, क्लियर हो गया। यहाँ पर तो आपका दोनों होगा, ए सी भी होगा और आपका ए टी भी होगा, इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं है। ये इसका क्या होगा, नेट होगा। तो उसमें जो नेट एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, वो होगा आपका वही अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। समझ आया, क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। समझ में आ गया, वहाँ मेंशन करेगा क्वेश्चन में, तो आप समझ जाएंगे उससे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। अब क्या, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा और टेंजेंशियल फोर्स भी होगा। ये होगा m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या m इंटू ए टी। समझ आ गया, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर एफ टी क्या होगा, ज़ीरो होगा टेंजेंशियल फोर्स, और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, m इंटू ए सी। एम इंटू ए सी के हिसाब से क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा m आर ओमेगा स्क्वायर। ए सी का वैल्यू यही ना, m आर ओमेगा स्क्वायर, या m वी स्क्वायर बाय आर, या फिर क्या बनेगा m वी ओमेगा।
समझ में आया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको मैंने समझा दी है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद जो है अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसमें तो दोनों चीज़ें हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। और आगे क्या है, आगे मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ इसके अंदर। चलिए, यूसीएम में और भी चीज़ें बताने लायक की, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैंने समझा दिया है। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन 0 होगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। क्यों वर्क डन 0 होगा वो बता देता हूँ मैं। यूसीएम में वर्क डन 0 होगा इसलिए क्योंकि यहाँ का फोर्स तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, है ना। यहाँ पर ये सिर्फ क्या है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो ये छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट यही डायरेक्शन में हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, दोनों में एंगल कितना है 90। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ बार डॉट एस बार, यानी क्या होगा एफ एस कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है 0। तो वर्क डन 0 होगा कहाँ पर, यूसीएम में, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। वर्क डन क्या होगा 0 होगा, ठीक है। चलो ये भी हो गया यूसीएम में। नॉन यूसीएम में ऐसा नहीं होगा, नॉन यूसीएम में टेंजेंशियल फोर्स क्या करेगा, वर्क करेगा, ध्यान रखेंगे आप लोग उसका, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो भाई। तो ये आपको मैंने समझा दिया। अब इसके बाद जो है अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद, अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को इसके एप्लीकेशंस पे चलना है। बेसिक चीज़ें आपको मैंने कवर करा दी हैं। अब मुझे क्या करना है, इसके एप्लीकेशंस पे आपको लेकर के चलना है कि कौन कौन से हम लोग को क्या करने हैं, इसके एप्लीकेशंस देखने। तो इसके एप्लीकेशंस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला एप्लीकेशन क्या करते हैं, सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग बैंकिंग का देख लेते हैं। बैंकिंग हो गया, फिर अनबैंक्ड होगा तो क्या होगा, बैंक्ड रोड होगा तो क्या होगा, फिर उसके बाद अपने को क्या वेल ऑफ डेथ के फॉर्मूले देख लेने हैं। उसके बाद अपने को बैंकिंग में ही मैक्सिमम मिनिमम स्पीड के बारे में देख लेना है, फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में, कॉनिकल पेंडुलम के बारे में, इससे, ठीक है ना। इसी से अपने को भी आगे बढ़ना। तो अब टॉपिक क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशंस अपने को देखने हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड्स की बात करते हैं। वैसे आपको फॉर्मूला बताऊंगा और कुछ में डेरिवेशंस तो नहीं, लेकिन शॉर्ट में उसके स्टेप्स थोड़े से समझा दूंगा बैंकिंग ऑफ रोड्स के बारे में। बैंकिंग ऑफ रोड्स दो तरीके से हो सकती है, या सबसे पहले ये टॉपिक को रखते हैं और उसमें देखते हैं अनबैंक्ड अगर रोड होगा तो क्या होगा। अनबैंक्ड अगर रोड होगा तो अगर ए पार्ट लिखते हैं अनबैंक्ड रोड। अनबैंक्ड रोड मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। मतलब अगर कार को टर्न लेना है, कार को अगर क्या करना है, टर्न लेना है, लेकिन रोड कर्व्ड है, रोड क्या है, कर्व्ड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कार को अगर टर्न लेना है लेकिन रोड क्या है, कर्व्ड है, तो कार को कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी, समझ में आ गया। तो v इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। समझ में आ गया, कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी उसको, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। तो अनबैंक्ड रोड बोल दो या हॉरिजॉन्टल कर्व रोड कह दो, समझ में आ गया। तब ये ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे क्वेश्चन में, तो आपको स्पीड कितनी मैक्सिमम आप रख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। इससे ज़्यादा आपने स्पीड रखी तो कार स्किड कर जाएगी, कार फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बैंकिंग। बैंकिंग भी जो है दो तरीके हैं उसके, बैंकिंग ऑफ रोड्स में। उसमें एक होता है विथ फ्रिक्शन और एक होता है विदाउट फ्रिक्शन। इसको ऐसे करते हैं, ये इसको हटाते हैं, इसको फर्स्ट लेते हैं और ये हमारा सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, बैंकिंग। बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स में दो पार्ट है, एक होता है विदाउट फ्रिक्शन, अगर विद फ्रिक्शन नहीं है तब क्या होगा, और एक होता है विद फ्रिक्शन। एक होता है विदाउट फ्रिक्शन और एक क्या होता है आपका विथ फ्रिक्शन। तो विदाउट फ्रिक्शन क्या होता है, अगर हमने फ्रिक्शन को बगैर कंसिडर किए मैक्सिमम सेफ स्पीड निकाली तो फॉर्मूला क्या है, नहीं बैंक कर दिया रोड को, तो v इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। ये मैक्सिमम सेफ स्पीड होती है, समझ में आ गया। लेकिन अगर फ्रिक्शन के साथ कंसिडर किया तो अपने को स्पीड को एक रेंज में रखना पड़ता है। वो रेंज क्या है, वो आपका मिनिमम स्पीड क्या होती है और उसमें एक मैक्सिमम स्पीड होती है, यानी कम से कम इतनी रखनी पड़ेगी। इससे कम किया तो नीचे की तरफ क्या करेगी, स्लाइड करेगी कार। इससे ज़्यादा किया तो बाहर की तरफ फिक जाएगी। तो ये क्या होता है, ये होता है अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। समझ में आ गया। तो ये मैक्सिमम सेफ स्पीड है, ये मिनिमम सेफ स्पीड है। कब, जब आपने कार को रोड को बैंक कर दिया। बैंकिंग समझ में आती है ना। बैंकिंग का मतलब क्या होता है, बैंकिंग का मतलब ये अपना हॉरिजॉन्टल रोड था, उसको एक साइड से क्या कर देना, उठा देना, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बैंकिंग कहते हैं। समझ में आ गया। इसके बारे में थोड़ी सी बता दूं मैं आपको। ये आपका क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। ये इसके दो कंपोनेंट्स, ये आपका क्या होगा यहाँ पर फ्रिक्शन, और नीचे क्या होगा आपका mg।
ठीक है, अभी डेरिवेशंस का भी टाइम नहीं है, अभी आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखना है कि अगर रोड को बैंक कर दिया तो आपको रोड पर मिनिमम इतनी स्पीड रखनी पड़ेगी, कम से कम इतनी रखनी पड़ेगी, या मैक्सिमम इतनी रखनी पड़ेगी। समझ में आ गया? इसी रेंज में आपको क्या करनी पड़ेगी, गाड़ी चलानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, फ्रिक्शन है, वरना गाड़ी अगर कम रखोगे तो नीचे स्लिप करेगी और ज़्यादा रखोगे तो बाहर की तरफ फेंक जाएगी। तो एन साइन थीटा, फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट, ये थीटा, तो ये क्या होगा एफ कॉस थीटा, और ये क्या होगा आपका एफ साइन थीटा। तो एन साइन थीटा यानी साइन कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन और आपका फ्रिक्शन का कॉस कंपोनेंट, दोनों मिलकर के क्या प्रोवाइड करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ये आपको मैंने एफबीडी बना करके दे दिया, फॉर्मूले पे आप लोग ग्रिप बनाइए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है अपने पास ऑप्टिमम स्पीड के बारे में आपको बता देता हूँ मैं, कि अगर क्या हो जाए, आपने रोड बैंक कर दिया और उसके बाद अगर तेल गिर गया, बारिश हो गई, बर्फ़ गिर गया, तब क्या हुआ। तो आपका जो वी मैक्सिमम का फॉर्मूला है वो क्या है, अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। अगर क्या हो जाए, अगर फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाए तो म्यू ज़ीरो हो जाएगा, म्यू ज़ीरो हो जाएगा तो वी क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड वी ओ, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। क्यों, ये ज़ीरो हो गया, ये पूरा ज़ीरो हो गया तो बचा गया आर जी, और ये क्या बचा टैन थीटा। तो इस तरीके से ऑप्टिमम स्पीड क्या होगी, अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा होगी। ये सीरीज़ अपन ने क्या कर दी, निकाल ली। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या है इसके बाद, देखिए ये मैंने आपको समझा दिया है। वेल ऑफ डेथ की अगर बात करेंगे, वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं, तो वेल ऑफ डेथ में अगर आपको क्या करना है, अगर जो मोटरसाइकिलिस्ट है उसको पर्टिकुलर स्पीड से क्या करना है, चलाते रहना, नीचे की तरफ साइड नहीं करना है, तो उसको मिनिमम स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी, अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू। आर क्या है रेडियस, जी क्या है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, म्यू क्या है टायर और वो जो सरफेसेस के बीच का फ्रिक्शन, ठीक है। वेल ऑफ डेथ में ये मिनिमम स्पीड उसको रखनी पड़ेगी, फॉर्मूले पे ग्रिप बनाओ अभी, ठीक है, क्लियर हो गया, ये हो गया। इसके बाद जो है, इसके बाद रिएक्शन ऑफ कार ऑन रोड, रिएक्शन ऑफ कार या रिएक्शन ऑन कार बाय रोड, ऐसे बोलो। अब अगर कॉन्वेक्स ब्रिज पे, कॉन्वेक्स ब्रिज का मतलब ऐसे होता है जैसे आप स्पीड ब्रेकर पे क्या कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर कॉन्वेक्स ब्रिज पे अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना जो है इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है ना। तो ये अपने को ऐसे देखना है अभी। आइए, तो नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और बाहर सेंटर सा, देखो ये सेंटर है, सेंटर से बाहर के डायरेक्शन में क्या लगेगा, mv स्क्वायर बाहर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो बताइए क्या होगा, ये दोनों मिलकर के इसको बैलेंस कर लेंगे, तो n प्लस क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाहर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। समझ में, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, mg माइनस mv स्क्वायर बाय r। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से, क्योंकि गाड़ी कहीं नहीं जा रही, इस वजह से इसका मतलब दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मैक्सिमम कितनी स्पीड रखेंगे, कि अगर उससे ज़्यादा स्पीड करी तो ये बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, उछल जाएगी गाड़ी, तो नॉर्मल, जब उछलेगी तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो mg माइनस क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय r हो जाएगा। तो mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय r हो जाएगा, mm कैंसिल, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ rg हो जाएगा। ये मैक्सिमम स्पीड है, इतनी वो स्पीड से गाड़ी चला सकता है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर। इससे ज़्यादा स्पीड कर दिया तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर आने के बाद वो क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट छोड़ जाएगा और गाड़ी उछल जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये कॉन्वेक्स ब्रिज अपन ने लिया है, जैसे स्पीड ब्रेकर होता है, कॉन्वेक्स ब्रिज की बात की है मैंने, समझ में आ गया। अगर कॉन्केव ब्रिज ले लेंगे, ऐसा अगर ब्रिज ले लेंगे तो ये लोअर मोस्ट पॉइंट पर इसका क्या हो जाएगा, नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और सेंटर से बाहर की तरफ क्या लगेगा, mv स्क्वायर बाय r लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, तभी गाड़ी कहीं नहीं जा रही, तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। कौन से ब्रिज पर, कॉनकेव पर, कॉनकेव ब्रिज पे ये होगा और कॉन्वेक्स ब्रिज पे ये होगा, समझा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन वाला पार्ट हो जाता है। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, रिएक्शन वाले पार्ट के बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे थोड़ी चर्चा करनी है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे चर्चा करते हैं, ठीक है। ज़रा मैं इंक भर लूँ। चलिए, अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ मैं आपको चीज़ें बता दूं। जब पार्टिकल क्या करता है, वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अच्छे से बनाते हैं उसको, जगह भी चाहिए मुझे। चलो, तो ये ऐसा अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये सेंस में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब क्या पार्टिकल मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ऐसे
ऐसे सर्कुलर मोशन क्या कर रहा है, पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर क्या है, टेंशन नीचे क्या है, नीचे है mg, और उसके बाद यहाँ पर उसके दो कंपोनेंट मैंने बना दिए हैं, mg के दो कंपोनेंट। ये एंगल क्या है, थीटा, ये लोअर मोस्ट पॉइंट, ये मिडवे पॉइंट, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट, ये भी मिडवे पॉइंट। ये एंगल भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये भी थीटा होगा। तो ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा mg sin थीटा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब नहीं क्या करना है, सबसे पहले टेंशन की जनरल इक्वेशन लिखनी है। टेंशन की जनरल इक्वेशन क्या है, T माइनस mg cos थीटा, दोनों मिलकर के क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। तो T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv²/r हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग इसका। अब अपने को क्या करना है, टेंशन एट लोएस्ट, हाईएस्ट और मिडवे पॉइंट पे निकालना है। लोएस्ट पॉइंट पे एंगल कितना होगा बताओ, ये अगर यहाँ होगा तो एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो TL माइनस क्या हो जाएगा, mg cos 0 इज इक्वल टू क्या होगा, mvl²/r। समझ में आ गया। तो ये बताओ क्या होगा, TL mg cos 0 इज 1, तो TL माइनस mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mvl²/r। देयरफॉर क्या होगा, TL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg प्लस mvl²/r। ये लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन है, सबसे ज़्यादा टेंशन यही होगा, ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन अपने को निकालना है या मिडवे पे निकालना है। मिडवे पे क्या होगा, Tm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Tm माइनस mg cos क्या हो जाएगा, बस क्या कर रहा हूँ मैं, एंगल का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये मिडवे पे निकालना। तो Tm लिख दूंगा, mg मिडवे पे एंगल कितना हो जाएगा, 90 cos 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mvm² क्या हो जाएगा, cos 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो Tm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mvm²/r। मिडवे पे आ गया। अब अपने को क्या करना है, हाईएस्ट पे निकालना है। हाईएस्ट पे कैसे निकालेंगे बताइए, सेम वही फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो। तो तीसरे में क्या हो जाएगा, TH माइनस mg cos कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों 180 हो जाएगा, यहाँ 0 या 90, वहाँ क्या हो जाएगा 180 h पे। तो इज इक्वल टू क्या होगा, mvh²/r। cos 180 क्या होता है, -1, देयरफॉर क्या हो जाएगा, TH ये हो जाएगा प्लस mg, -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mvh²/r। तो TH क्या हो जाएगा mvh²/r माइनस mg हो जाएगा। समझा, क्लियर हो गया। तो तीनों पॉइंट में आपको मैंने टेंशन निकाल करके बता दिया है। क्लियर हो गया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या है अभी, नेक्स्ट पार्ट इसमें ये है कि हम लोगों ने टेंशन तो निकाल दिया। अगर हम लोगों को क्या करना है, लूप कंप्लीट करना है, तो मिनिमम वेलोसिटी, लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ये होना चाहिए √5rg। ये आपको याद कराता हूँ, ये होता है √rg, इस पर होना चाहिए √3rg, यहाँ होना चाहिए √5rg। इतनी स्पीड दोगे तो क्या करेगा, पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए, ये मिडवे पे कितनी होनी चाहिए, पहले मिडवे पे कितनी होनी चाहिए, वो जाएगी √3rg। और हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए, वो होना चाहिए √rg। क्रिटिकल स्पीड कहते हैं इसको। क्लियर हो गया, ये भी आपको समझा दिया मैंने। इसके बाद जो है आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि TL माइनस TH जो होता है 6 mg। मतलब क्या, लोवेस्ट पॉइंट का टेंशन और हाईएस्ट पॉइंट के टेंशन का अगर डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 6 mg आएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग इसका, ठीक है। क्लियर हो गया, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और आप लोग चीज़ याद रखेंगे, लोवेस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है √2gl से ज़्यादा, 2gr से ज़्यादा, और √5gr से कम अगर है तो टेंशन m और h के बीच में कहीं भी 0 हो सकता है। T विल बिकम 0 एनीवेयर बिटवीन h एंड m। h और m के बीच में टेंशन कहीं भी 0 हो सकता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। और अगर लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो अगर लेस देन क्या है, 2gr है, लेस देन 2gr, वेलोसिटी लेस देन 2gr है, तो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा अबाउट L पॉइंट के अबाउट पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, वो ऊपर तक जाएगा ही नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया, ये सारे पॉइंट्स आपको बता दिए मैंने। अब इसमें और क्या चीज़ है, जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीज़ें करा दी, रिएक्शन वाला पार्ट करा दिया। आई थिंक बच गया आप कॉनिकल पेंडुलम आपको करा देता हूँ। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मैंने आपको करा दी। काइनेमेटिकल इक्वेशंस बता दूंगा सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, और ये चैप्टर का यानी ये पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा, सर्कुलर मोशन वाला सिनॉप्सिस, ठीक है। चलिए आइए अब इसके बाद जो है, इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके बाद अभी
कॉनिकल पेंडुलम पे चलते हैं। तो कॉनिकल पेंडुलम में क्या है, कॉनिकल पेंडुलम एक सिंपल पेंडुलम ही होता है, लेकिन उसको ऑसिलेट नहीं कराते, क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराते, तो उसकी स्ट्रिंग क्या करती है, कोन फॉर्म करती है, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, कॉनिकल पेंडुलम बोलते हैं। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिनॉप्सिस का जो मैं आपको PDF प्रोवाइड किया हूँ उसमें डायग्राम नहीं है, डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये डायग्राम उसमें नहीं था, तो ये डायग्राम कॉनिकल वाला बता दिया आपको मैंने। तो इस तरीके से कुछ होता है, और इसमें ये क्या होता है, रेडियस होता है, ये क्या होता है, हाइट होती है, ये क्या होता है, आपका लेंथ होता है, एंगल थीटा होता है, यहाँ टेंशन होता है, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। ये क्या होगा, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका टी साइन थीटा, और नीचे क्या होता है आपका mg। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये आप लोग जानते हैं। इसमें टी कॉस थीटा क्या करेगा, mg को बैलेंस करेगा। टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, और टी साइन थीटा क्या करेगा, सेंटर की तरफ है तो क्या करेगा, mr ओमेगा स्क्वायर, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। ये इसमें ये टी क्या है, टेंशन है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया, इक्वेशन बना दी, बाकी आप लोग कर सकते हैं। स्पीड निकालने कोई पॉइंट पे तो उसका फॉर्मूला बनेगा √rg tan थीटा। समझ में आ गया। टाइम पीरियड का इसमें फॉर्मूला होता है 2π√L cos थीटा डिवाइडेड बाई g। ये टाइम पीरियड है ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। समझ में आ गया, डिराइव कर सकते हैं, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, फॉर्मूलेज आपको याद रखने। ये ट्राइंगल बन रहा है, आप लोग जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है यहाँ पर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे PYQs में। क्लियर हो गया, तो ये आपको मैंने इसका समझा दिया। आखिर में बच जाता है आपका क्या, आखिर में बच जाता है आपका काइनेमेटिकल इक्वेशंस। तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस मैं आपको बता देता हूँ। काइनेमेटिकल इक्वेशंस ये भी आपको रोटेशनल डायनेमिक्स में भी काम आएंगी। आप लोग जानते हैं लीनियर मोशन में क्या होता है, S = ut + ½ at² तो बिल्कुल वैसे ही आपका एंगुलर मोशन यानी सर्कुलर मोशन में होगा, थीटा = ω0t + ½ α t²। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर इनिशियल वेलोसिटी, वो एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी, t a यहाँ पर अल्फ़ा, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। v = क्या होता है, u + at होता है, तो यहाँ होगा ω = ω0 + α t। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। v² = u² + 2as, तो यहाँ होता है ω² = ω02² + 2α थीटा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर होता है nth सेकेंड में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना तो फॉर्मूला होता है u + a/2 × 2n - 1, तो ये होता है थीटा nth = होता है ω0 + α/2 × 2n - 1। क्लियर हो गया। तो ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस है। यहाँ पर हमारा सिनॉप्सिस की समाप्ति होती। हमने सिनॉप्सिस का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, अब हम लोग जो है सिनॉप्सिस पार्ट 2 पे जाएंगे, जिसमें आपको रोटेशनल मोशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज वगैरह कराऊंगा। इसके बाद मैं आपको सॉल्व एग्जांपल्स कराऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल्स। फिर मैं आपको एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको PYQs कराऊंगा। सर्कुलर मोशन के PYQs ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, पिछले साल मैंने रिकॉर्ड किया था, तो वो आप लोग देखेंगे। रोटेशनल मोशन के इस साल में रिकॉर्ड कर दूँगा। क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अपने दोस्तों के साथ में उसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।